इस हॉल में अगर मुझसे कोई युवा है तो मेरी उससे विनती है कि 2 महिलाएं खड़ी हुई हैं, उनको सीट दे दें। आप सीढ़ी पे बैठी हुई हैं, आप भी ऊपर बैठ जाइए। इतनी देर नहीं करते कुर्सी देने में। थैंक यू। नासिक में आप लोगों ने मुझे दावत दी, मैं आपके बीच हूं और ये भी कारण ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि मैं यहां किस कारण से आना चाहता था। मदन भाई, गजरा फाउंडेशन, उनका पूरा परिवार, आपके शहर की महापौर, सांसद, एमएलएज, ख़वातीन व हज़रात, मेरी हम उम्र, मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आपकी इस दावत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर को लेकर के देश में आपने 70 साल से बहुत सारी बातें सुनी होंगी। कश्मीर के बारे में संविधान, लीगल फैटर्निटी, इस देश के सियासी लीडरान, पॉलिटिकल पार्टीज और सक्सेसिव गवर्नमेंट ने आपसे बहुत बड़ा झूठ और षड्यंत्र किया है और जो बात नहीं बतानी थी उसका बहुत ढिंढोरा पीटा गया और जो बात बतानी थी उसे सबने मिलकर छुपाया। आप सब जानते हैं कि मैं न मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध है, न किसी इज्म से मेरा कोई संबंध है। अगर मेरा कोई संबंध है तो सिर्फ इतनी बात से है कि जो राष्ट्र के साथ है उसके साथ मैं हूं। उसका रंग क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें मैं एकेडमिकली करेक्ट करना चाहता हूं। पूरा जम्मू कश्मीर जो उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और भारत का ऑफिशियल स्टैंड है कि वो जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जे में है उसको हमें वापस लेना है। कोई हमने पाकिस्तान के उस कब्जे को अभी तक माना नहीं है। इसलिए कश्मीर विधानसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 111 है और 87 सीटों पे चुनाव होता है विधानसभा का और 24 सीटें अभी भी हिंदुस्तान के कश्मीर सूबे की रिजर्व रखी गई हैं कि एक दिन आएगा जब जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे से है, जब वो वापस आएगा तो उसमें भी चुनाव हम कराएंगे। एक और झूठ है कि कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान का भी आपने नाम सुना होगा। गिलगित बल्तिस्तान का जम्मू कश्मीर से कोई संबंध नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के उस वक्त के लोगों ने हरि सिंह जी से अलग से मुआहदा समझौता किया था। ये बात अलग है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ कश्मीर का हिस्सा लिया, गिलगित बल्तिस्तान का भी लिया
और शायद यही वजह है कि 1947 और 48 से लेकर के लंबे समय तक गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, उसके कब्जे में था। चंद साल पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली मजलिस शूरा ने एक विधेयक पास करके गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा बनाया। लिहाजा दो ऐसी बातें हैं, एक को इस देश ने भुला दिया, राजनीतिकों ने भुला दिया, एकेडमिशियंस ने भुला दिया, दानिश्वर लोगों ने भुला दिया, और एक बात इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने, किसी एक ने षड्यंत्र किया क्योंकि वो उस वक्त सत्ता में थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी पार्टी आई, अलग अलग इज्म की आई, लेकिन इस बात का कभी चर्चा उन्होंने पब्लिक में नहीं की। 14 मई 1954 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक आदेश जारी करने का हुक्म दिया, निवेदन नहीं किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लीगल बैकग्राउंड के थे, उन्होंने कहा कि ये इलीगल है, ये ठीक नहीं है। उसमें उन्हें समझाया गया कि इसमें कुछ इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं और वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं, समय आने पे बता दूंगा मैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चले गए, 19 साल रूल करके नेहरू जी भी चले गए, लेकिन वो बात देश को भी नहीं पता चली और किसी को भी नहीं पता चली। जवाहरलाल नेहरू साहब की अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला से नजदीकियां और राजा हरि सिंह से उनकी गुस्सा और नफरत से उपजा हुआ एक नाजायज राष्ट्रपति का आदेश भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। उस आदेश को अब हम लोग संविधान में आर्टिकल 35A के नाम से जानते हैं। अब ये 35A क्यों दिया गया, क्या इसके कारण थे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये एक अलग इशू है। लेकिन सवाल यह है कि आपने आर्टिकल 35A संविधान में रातों रात इंसर्ट कर दिया, जिसपे संसद के किसी सदन में ना तो चर्चा हुई, ना बताया गया, और आपकी फोर्जरी और फ्रॉड इस बात से साबित होता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान बना, संविधान की पहली कॉपी आ गई, लेकिन 1954 में जिस संविधान की कॉपी ने आपने इसमें इंसर्ट किया, उसके बाद की 5 कॉपी से आर्टिकल 35A गायब है। फिर किसी 7वें एडिशन में है, फिर 12वें एडिशन से गायब है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये वैसे ही कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिस प्रिंटिंग मिस्टेक का जिक्र सोनिया गांधी अपनी क्वालिफिकेशन बताते में करती है। लेकिन ये क्यों हुआ, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, ये जम्मू कश्मीर राज्य का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे भारत में। पूरे देश को किसी ने यह नहीं बताया कि ये जो आर्टिकल 370 जिसकी चर्चा हम पिछले 70 साल से सुन रहे हैं, आर्टिकल 370 हम हटाएंगे, हट सकता है, और फिर आप कहते हैं कि उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। भारत आजाद हुआ था, आप सबको मुझसे ज्यादा उम्रदराज लोग हैं, 562 रियासतें थीं, उनके एकीकरण के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था वही 370 था, और यह प्रावधान सारे राज्यों पे लागू है, जो जम्मू कश्मीर में भी लागू है। लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब की डिमांड थी कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, तो उनकी मांग थी कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री वजीर आला नहीं कहलाएगा, वजीर आजम कहलाएगा।
तो आप सबको पता है कि शुरू में जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। फिर कहा गया कि ये जो असेंबली की जो इसका पीरियड है ये 5 साल नहीं होगा, 6 साल होगा। और उसके बाद जो उनकी एंटी इंडिया, एंटी हिंदू जो सोच थी वो उस आर्टिकल 35A से जाहिर होती है। भारत के संविधान में 14 मई 1954 को इसको इंसर्ट किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के उस वक्त के तमाम सियासी लीडरों ने कहा कि हम इसको मानेंगे तो आज से, लेकिन हम इसको लागू करने की डेट हम तय करेंगे। जो विजनरी प्रधानमंत्री थे उन्होंने नहीं पूछा कि भाई आप इसकी डेट पीछे से क्यों लागू करना चाहते हैं। और कोई 1 साल का मामला नहीं था, 47 तक भी होता तो मान लेते। ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर के संविधान में 1944 से लागू किया गया। ना उन्होंने पूछा, ना देश ने पूछा, न देश के तमाम लोगों ने कभी इस पे सवाल उठाया कि भाई आपने 1954 को एक आदेश पारित किया। ये बात अलग है कि वो इलीगली है, मानते हैं हम उसको, और सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से बहस चल रही है, आप सबको पता है। लेकिन 1944 की डेट क्यों दी गई थी? आखिर कश्मीरी लीडरों को उस वक्त 1944 का क्या महत्व था उनके लिए कि उसकी कट डेट उन्होंने 1944 रखी, और जवाहरलाल नेहरू ने वो भी मान ली। लिहाजा 1944 से पहले आप सबको पता होगा कि 1940 में लाहौर के अंदर पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन पास हो चुका था। तो जिन समझदार लोगों को यह पता था कि यह होने वाला है, दिल्ली में साठगांठ हो चुकी है, वो माइग्रेट कर चुके थे। और जो लोग 1935 में लाहौर में ये कहते थे, जैसे आज भी बहुत लोग कहते हैं कि देखिए साहब, हमारी तो सदियों की रवायत है, हम तो हजारों सालों से साथ रहते आ रहे हैं, हमारे बीच में कोई इस किस्म का हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, और आप लोग आते हैं और हमारे बीच में दरार पैदा करते हैं। हम जैसे बेवकूफ लोग उस वक्त भी थे शायद। कहा गया कि आप तो कम्युनल लोग हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम तो सदियों से साथ रह रहे हैं। लेकिन 1935 में जो बात लोग कह रहे थे वो 1940 में साबित हो गई, और फिर 47 में सबको पता चल गया कौन कितना बड़ा भाई है और कितना भाईचारा है, और कितनी हम लोगों ने मिलकर आजादी की लड़ाई साथ साथ लड़ी है। 1944 के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और जो आसपास के इलाके थे गिलगित बल्तिस्तान के, वहां से 5600 परिवार आए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये जम्मू कश्मीर सरकार का रिकॉर्ड बताता है। 5600 परिवार जो आए वो जम्मू कश्मीर में आके बसे, और उस दिन से लेकर के आज तक जो कश्मीरियत और जमहूरियत और इंसानियत की बातें करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, उन्होंने षड्यंत्र करके 1944 के बाद आने वाले 5500 परिवार, जिसमें सरदार थे, डोगरा थे, जैन थे, बौद्ध थे, सिख थे, जब पाकिस्तान में अत्याचार होने लगा तो वो आए थे, और वो 100% हिंदू लोग थे। तो 1944 की डेट के पीछे मंशा ये थी कि जो इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो जो हमारी हेजुमनी इस इलाके में होने वाली है उसमें डेमोग्राफिक दिक्कत होगी। तो आर्टिकल 35A, सो कॉल्ड आर्टिकल 35A ने जम्मू कश्मीर राज्य सरकार को इस बात की ताकत दी कि आप ये तय करेंगे कि आपके सूबे का कौन नागरिक बनेगा और कौन नागरिक नहीं बनेगा। लिहाजा आप सोचिए कि 1954, 1944, 10 साल का गैप, वो लोग जो 5500 आए थे, आज जम्मू कश्मीर में उनकी गिनती 7.5 लाख है। और आजाद भारत में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में
70 साल से जम्मू कश्मीर की सड़कों के किनारे रह रहे हैं। उनके यहां कौन पैदा होता है, कौन मर जाता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आज तक वो नागरिक नहीं है। जो लोग जमहूरियत की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, निजाम मुस्तफा की बात करते हैं, हदीस का, कुरान का हवाला देते हैं, उन्हीं लोगों ने अपने ही देश के लोगों के साथ पिछले 70 साल से उनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दी है। वो लोकसभा में वोट डाल सकते हैं, ना तो विधानसभा में खड़े हो सकते हैं, ना विधानसभा में वोट डाल सकते हैं। वो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है, और नागरिक नहीं है तो जम्मू कश्मीर में ना जमीन खरीद सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं, ना उस राज्य की मिलने वाली किसी स्कीम का उनको फायदा मिलता है। हमारे यहां लोकतंत्र का पर्व बनता है, लेकिन इस पर्व में हमने कभी नहीं देखा कि दिल्ली में लोगों ने इस बात के लिए आंसू बहाए हों कि 7.5 लाख लोगों को एक इल्लीगल धारा के तहत पिछले 70 साल से वो नागरिकता के बगैर रह रहे हैं। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप स्टेट सब्जेक्ट हैं या नहीं हैं, और ये 2019 आज की डेट तक ऐसा ही हो रहा है। इसके साथ साथ एक और बड़ा जघन्य अपराध निजाम मुस्तफा के मानने वालों ने किया। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्वीपर्स ने हड़ताल कर दी। बहुत मामूली घटना है, लेकिन इसका असर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो इम्प्लीकेशन है उस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्म आनी चाहिए, और खासतौर से उनको ज्यादा आनी चाहिए जो सुबह से लेकर शाम तक हदीस, कुरान, शरिया की बातें करते हैं। उनको डूब मरना चाहिए। 1957 में आपके राज्य में स्वीपर्स ने हड़ताल कर दी, महामारी फैल गई। उस वक्त के वजीर आला जनाब बख्शी मोहम्मद गुलाम मीर साहब ने अपने कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा, पठानकोट और अमृतसर, और कहा कि कोई कम्युनिटी है हिंदुओं में जो शायद ये सफाई का काम करती है, आप उनसे राब्ता कायम करें, उनको लाएं, और यहां किसी तरीके से आकर के हम उनको नौकरी भी देंगे, नागरिकता भी देंगे। वो दोनों कैबिनेट के मंत्री गए, और उस 57 का दौर जब देश नया नया आजाद हुआ था, 200 वाल्मीकि लोगों को पठानकोट और अमृतसर से लाया गया, और उस वक्त के ईमानदार महान नेता बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने उनसे कहा कि आप हमारे राज्य की सफाई करें, हम आपको नौकरी भी देंगे और यहां की नागरिकता भी देंगे। 57 में किस वाल्मीकि को, किस दलित को इस बात की चिंता थी कि उसको कोई नागरिकता मिलने वाली है? न किसी को यह अंदाजा था कि नागरिकता भी मिलती होगी या नागरिकता भी कोई चीज होगी। उन लोगों ने सफाई का काम किया। 2 महीने के बाद शेख साहब ने जितनी गंदगी की थी वो साफ हो गई, क्योंकि शेख साहब तो करते हैं और उसके अलावा तो कुछ करते नहीं। आज भी वो यही हाल है। उन लोगों की गिनती आज की डेट में 2.5 लाख है। 5 पीढ़ी निकल गई उनकी। मुझे इस बात के लिए शायद इतना दुख नहीं है कि उनको नागरिकता नहीं मिली। नागरिकता तो आपने 7.5 लाख लोगों को भी नहीं दी। मेरी तकलीफ का कारण है, इस देश की चुप्पी पे मुझे जो तकलीफ है वो सिर्फ इतनी भर है कि बख्शी साहब ने जो उनसे वादा किया वो तो पूरा नहीं किया। लेकिन 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, तो संविधान में जो कुछ आपको करना था वो तो किया आपने। बहुत सारे एंटी इंडिया काम किए, ठीक है भाई, लेकिन आपने 57 में जिन लोगों को बुलाया था उसी वक्त आपने संविधान कश्मीर का कश्मीर में लागू किया। लेकिन आपके अंदर की नफरत और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शेख साहब का इतना जबरदस्त था कि आपने जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। वो इसमें मौजूद है। और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या कहा गया कि ये जो लोग यहां आए हैं वाल्मीकि, आप उनका भोलापन देखिए।
ये 57 में आए हैं, लिहाजा 54 में आर्टिकल 35A की वजह से हम इनको नागरिकता नहीं दे सकते। ये भी गुनाह उनका माफ करने लायक लगता है मुझे। लेकिन उन्होंने उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जो बात कही है वो ये है कि ये 200 लोग जो आए हैं यहां रहें, यहां पढ़ें, इनके बच्चे इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर बने, कोई भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कहता है वो पूरी दुनिया के किसी संविधान में और किसी भी सभ्यता में मैंने ऐसा लफ्ज नहीं देखा। लेकिन भारत में, आजाद भारत में, जहां की अदलिया कोर्ट जो है बहुत ही प्रोएक्टिव है, छोटी छोटी बात पर इस देश का कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले लेता है। इस देश में कहीं गलती से किसी दलित के साथ कोई जरा सी बात हो जाती है, पूरा देश खड़ा हो जाता है, संसद रोने लगती है, प्राइम मिनिस्टर सफाई देने लगता है। लेकिन यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यह कहता है कि ये जो दलित आए हैं ये जम्मू कश्मीर में रहें, इनके बच्चे पढ़ें, इनके बच्चे हों, उनके बच्चे हों, उनके बच्चे हों, जितनी भी जनरेशन आएंगी जम्मू कश्मीर राज इनको भंगी की नौकरी देगा, इसके अलावा कोई दूसरी नौकरी नहीं देगा। यह आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पास करके इस संविधान में लिखा गया, लेकिन इस देश को किसी ने नहीं बताया, किसी बड़े दलित लीडर ने नहीं बताया आपको। प्रकाश अंबेडकर से लेके मायावती से लेके हजारों लोग दलितों पे रोते हैं, लेकिन ये इतनी सी बात नहीं बताई कि एक संविधान में आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके ये जघन्य अपराध किया, इस देश के किसी लीडर ने नहीं बताई, किसी पार्टी ने नहीं बताई, किसी संगठन ने नहीं बताया। वो आज भी दलित हैं, आज भी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं, और आज भी इसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से एक लड़की, उसी परिवार की, उसी समाज की, सीमा गिल जिसका नाम है, वो पढ़ने के लिए बॉम्बे आ गई। उसने यहां से डॉक्टरी की। जब वो वापस गई और उसको ये पता भी नहीं था कि उसके पूर्वजों के साथ में क्या समझौता हुआ है, क्या संविधान में लिखा है, उसको अंदाजा नहीं था। नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी, 22-23 साल की। जब वो यहां से पढ़ के गई आपके शहर मुंबई से, जब वापस पहुंची तो उसने नौकरी मांगी तो पता चला कि उससे कहा कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है कि नहीं। तब उसको पता चला कि मैं इस राज्य की सिटीजन ही नहीं। तो जम्मू कश्मीर में उस समाज में कई बच्चियां मैनेजमेंट की प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर राज उनसे कहता है कि सिर्फ तुम हमारी गंदगी उठाने के लिए हो। अगर तुम्हें कहीं और नौकरी करनी तो दूसरे राज्य में मिलेगी, भारत इस राज्य में नहीं मिलेगी। यह बात अलग है कि उस समय शब्द भंगी लिखा गया, तब वो अनपार्लियामेंट्री नहीं था, अब अनपार्लियामेंट्री हो गया है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में ये जो गलतफहमी है इस देश में कि वहां कोई खास किस्म की प्रजाति रहती है जो पत्थर मारने के बाद भी मासूम होती है, जिनको बेरोजगार नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, वो इस देश की फौज को मार देते हैं। पूरे देश की जीडीपी में 0.1% उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में मीट के कंजम्पशन में वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। कौन सा काम करते हैं, कौन सा रोजगार करते हैं, ये आज तक हमको पता नहीं चला। इस देश के 20 कानून वहां लागू नहीं होते, और जम्मू कश्मीर को आप 80,000 करोड़ रुपया दें, आप 1 लाख करोड़ रुपया दें, और ये देते रहे। ये तो आप दे रहे हैं पिछले 70 साल से। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या बदला है? जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है। यह अजीब इस देश का मिजाज है कि हमारे यहां कोई एक बुरा आदमी निकल जाए हमारे घर में तो लोग उससे रिश्ता नहीं करते हैं, उससे मिलने से कतराते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अजीब मिसाल है कि शेख अब्दुल्ला साहब, जिनकी सबसे ज्यादा नजदीकी पंडित जवाहरलाल नेहरू से थी, बहुत उन्होंने दोस्ती निभाई, अपनी पार्टी के खिलाफ भी चले गए, संविधान के खिलाफ भी चले गए, लेकिन देश को आज तक यह नहीं पता चला कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने देश को, अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को सलाखों के पीछे देशद्रोह में बंद करना पड़ा।
ये बात अलग है कि जिस पे गद्दारी का मुकदमा चला और पॉलिटिकल प्रेशर के तहत छोड़ा गया, लीगली नहीं छोड़ा गया उनका बेटा उस राज्य में मुख्यमंत्री बन जाता है। हम इतने उदार दिल के लोग हैं, केंद्र में मंत्री भी बन जाता है। और उसी राज्य में आप सबको पता होगा कि एक साहब जिनके बारे में मैं कई बार मंच से बोल चुका हूं, भारत में और खासतौर से जहां मैं पैदा हुआ वहां इस किस्म के नारे मैंने बहुत सुने।